नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम टेक्निकल एनालिसिस के सबसे बड़े मिथ्स को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि अधिकांश ट्रेडर्स मानते हैं ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश और रेड कैंडल मतलब बेरिश। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट इतनी सरल नहीं होती है। अगर आपने आज के चैप्टर को समझ लिया तो संभव है कि आप चार्ट को हमेशा के लिए एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। ठीक है, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप चार्ट पे ग्रीन कैंडल देखते हैं तो आपके दिमाग में पहला विचार क्या आता है कि मार्केट बुलिश है, बायर्स स्ट्रांग है, मार्केट ऊपर जाएगी, सही। और जब आप रेड कैंडल देखते हैं तो इसके अपोजिट सोचते हैं कि जो है मार्केट बेरिश है, सेलर स्ट्रांग है और मार्केट नीचे जाएगी, राइट। मैं अगर कहूं कि कई बार ग्रीन कैंडल बेरिश इंफॉर्मेशन देते हैं और कई बार रेड कैंडल बुलिश इंफॉर्मेशन देती है तो अजीब लग रहा है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दुनिया में यह रोज होता है और यही हम समझेंगे। ठीक है, और यही बहुत सारे बिगिनर्स की गलती का कारण होता है और लॉस होता है, जिसकी वजह से हमें बचपन से एक चीज जो है हमारे दिमाग में डाली जाती है। जब हम लोग जो है कैंडलस्टिक सीख रहे होते हैं, ग्रीन मतलब गुड, रेड मतलब बैड। ट्रैफिक सिग्नल में भी यही, स्कूल चार्ट में भी यही होता है, डेली लाइफ में भी यही होता है और धीरे धीरे यही सोच ट्रेडिंग में आ जाती है। ग्रीन मतलब बाय, रेड मतलब सेल। ठीक है, ये भी एक साइकोलॉजी, मार्केट माइंड साइकोलॉजी का छोटा सा पार्ट देखिए आप, कि जो है जो हम चीजें बचपन से सीखते आ रहे हैं वो ट्रेडिंग में भी इफेक्ट कर रही है आप। लेकिन मार्केट बच्चों का ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी का बैटलफील्ड है। और साइकोलॉजी हमेशा कंटेस्ट पर निर्भर करती है, और यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी कैंडल की कलर देख को डिसीजन नहीं लेते। वे हमेशा पूछते हैं कैंडल कहाँ बनी है, किस ट्रेंड पे बनी है, किस लेवल पे बनी है और किस वॉल्यूम के साथ बनी है, क्योंकि कंटेस्ट के बिना कलर अधूरी इंफॉर्मेशन है। उदाहरण ले लीजिए कि जो है एक स्टॉक पिछले 6 महीने से लगातार ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लोस, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, पोजिशनल सेंटीमेंट, पॉजिटिव सेंटीमेंट, सब कुछ बुलिश दिख रहा है। फिर एक दिन चार्ट पर रेड कैंडल बनती है, एवरेज ट्रेडर घबरा जाता है, उसे लगता है कि ट्रेंड खत्म हो गया, मार्केट गिरने वाली है, मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं घबराता है दोस्तों, वह पूछता है कि रेड कैंडल कहाँ बनी, सपोर्ट के ऊपर, ट्रेंड के बीच में, लो वॉल्यूम पर, नॉर्मल पुल बैक के रूप में, क्योंकि एक रेड कैंडल पूरी कहानी बताती ही नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक स्टॉक पिछले 4 महीनों से लगातार गिर रही है, ठीक है, लोअर हाइस लोअर लो, हैवी सेलिंग प्रेशर, निगेटिव सेंटीमेंट और अचानक एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो क्या इसका मतलब ट्रेंड बदल गया, अब हमें बाय कर लेना चाहिए? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही हो सकता है यहाँ पे टेम्पोररी बाउंस हो सकता है यहाँ पे डेट कैट बाउंस हो सकता है कि यहाँ सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी रिकवरी आई हो। तो ग्रीन कलर देखकर कंक्लूजन पर पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है, और यही बहुत सारे बिगिनर्स ट्रेडर करते हैं दोस्तों। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण रूल को समझिए। कलर कलर टेल्स डायरेक्शन, स्ट्रक्चर टेल्स कन्विक्शन। याद रखिए कि कलर सिर्फ जो आपको डायरेक्शन बताता है, ग्रीन कैंडल केवल यह बताती है क्लोज ओपन से ऊपर हुआ है, बस। रेड कैंडल केवल यह बताती है क्लोज ओपन से नीचे हुआ है, बस। लेकिन बायर्स कितने स्ट्रांग थे, सेलर कितने एग्रेसिव थे, फियर कितना था, कॉन्फिडेंस कितना था, यह कलर नहीं बताता, यह स्ट्रक्चर बताता है। और स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें बॉडी और विक्स दोनों देखने पड़ते हैं एक कैंडल के। मान लीजिए कि दो ग्रीन कैंडल है, पहली कैंडल ओपन हुआ है 100 पे और क्लोज हुआ है 101 पे, और दूसरी कैंडल भी ओपन हुआ है 100 पे और क्लोज हुआ है 110 पे। ठीक है, दोनों ग्रीन है, क्या दोनों समान है? बिल्कुल नहीं। पहली कैंडल में बायर ने मुश्किल से मार्केट को ऊपर क्लोज किया हुआ है और प्राइस 1% की वृद्धि पे बंद हुआ है। दूसरी कैंडल में बायर्स ने मार्केट को लगभग पूरा कंट्रोल कर लिया है। कलर समान है दोस्तों, लेकिन साइकोलॉजी बदल गई। ठीक है, अब दो रेड कैंडल्स को देखते हैं। पहली कैंडल 110 से 109 पे आ गई और दूसरी कैंडल 110 से 100 पे आ गई, दोनों रेड है। लेकिन पहली कैंडल में मामूली सेलिंग प्रेशर है और दूसरी कैंडल में पैनिक सेलिंग दिखाई देगी। कलर समान है लेकिन मीनिंग अलग है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कलर से आगे देखते हैं। अब एक बेहद दिलचस्प बात, क्या कई बार ग्रीन कैंडल भी बीरिश इंफॉर्मेशन देती है और कई बार रेड कैंडल भी बुलिश इंफॉर्मेशन देती है? सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यही मार्केट रियलिटी है दोस्तों। मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल बनी लेकिन उसकी अपर भी बहुत लंबी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिन के दौरान बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेल दिया, लेकिन ऊपर सेलर्स इतने एग्रेसिव हो गए कि प्राइस वापस नीचे आ गई। अब कैंडल ग्रीन है, लेकिन कहानी क्या बता रही है? ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद हो सकता है, ऊपर सेलर्स मौजूद हैं, ऊपर सप्लाई मौजूद है, हायर प्राइसेस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, एक रेड कैंडल बनी लेकिन इसकी लोअर वीक बहुत लंबी है। इसका मतलब क्या हुआ? दिन के दौरान सेलर्स ने प्राइस को ऊपर धकेला, लेकिन बायर्स ने उसे उस लेवल को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, प्राइस वापस नीचे खींच लिया, अब कैंडल रेड है। लेकिन साइकोलॉजी क्या बता रही है? साइकोलॉजी बता रही है कि लोअर प्राइस एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, डिमांड वापस आ रही है, बायर्स लड़ाई में लौट रहे हैं, यानी कलर कुछ भी कह रहा है, कलर कुछ और कह रहा है और बिहेवियर कुछ और कह रहा है। ठीक है, इसी जो है डिफरेंस को समझना एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों।
जब बिगिनर चार्ट देखता है तो कैंडल्स को इंडिविजुअली देखता है, लेकिन जब प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैंडल्स को देखता है तो वो कंटेक्स्ट के साथ देखता है, वो कैंडल्स को एक भाषा के रूप में देखता है और भाषा के रूप में पढ़ता है। एक कैंडल कुछ कहती है और अगली कैंडल उसका जवाब देती है, तीसरी कैंडल उस कहानी को कंफर्म करती है, रिजेक्ट करती है। धीरे धीरे पूरा चार्ट एक नैरेटिव बनाता है। यही कारण है कि एक अकेली कैंडल शायद कभी पर्याप्त नहीं होती है, मार्केट को हमेशा कंटेक्स्ट के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अब से जब कभी भी कोई कैंडल देखे तो आप दो सवाल जरूर पूछें कि इस कैंडल का कलर क्या है और दूसरा, कैंडल के पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, मैं कैंडल स्टिक का पूरा जो है सीरीज लाने वाला हूं, तो इंतजार कीजिएगा और कैंडल स्टिक एनालिसिस का पूरा सीरीज जरूर देखिएगा। आपने यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन मेरा वीडियो इतना डिटेल्ड है और ये एक्चुअल ट्रेडर का माइंडसेट बताता है, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूं तो मुझे पता है कहाँ क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। यहीं से दूसरा सवाल आपको एवरेज ट्रेडर से बिल्कुल अलग दिशा में ले जाएगा। अब तक आपने समझ लिया केवल कलर केवल शुरुआत है ग्रीन और रेड कैंडल का, असली इंफॉर्मेशन कहीं ज्यादा गहरी होती है। लेकिन अब एक नया सवाल, कलर सब कुछ नहीं बताता तो बायर सेलर वास्तविक ताकत कहाँ दिखाई देती है? क्यों कुछ कैंडल्स की बॉडी बड़ी होती है और क्यों कुछ कैंडल की बॉडी छोटी होती है? क्या बॉडी का साइज मार्केट कॉन्फिडेंस को दिखाता है? क्या केवल बॉडी देखकर मोमेंटम का अंदाजा लगाया जा सकता है? और क्या बॉडी साइज कई बार कैंडल्स कलर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं? ठीक है, अब तक हमने कैंडल स्टिक की एनाटॉमी सीख लिया, हमने बॉडी देखी, विक देखी, कलर्स को समझा और एक महत्वपूर्ण बात सीखी कि ग्रीन हमेशा बुलिश नहीं होता है और रेड हमेशा बेरिश नहीं होता है। अब हम कैंडल स्टिक के उस हिस्से पे पहुंच गए हैं जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, और वह है बॉडी साइज। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए दो अलग अलग दिनों में मार्केट ग्रीन क्लोज हुई। पहले दिनों में मार्केट 110 पे ओपन हुई और 101 पे क्लोज हुई, और दूसरे दिन मार्केट 100 पे ओपन हुई और 110 पे क्लोज हुई। दोनों ग्रीन कैंडल्स है, क्या दोनों का मतलब समान है? बिल्कुल। पहली कैंडल यह कहती है कि बायर्स जीते जरूर लेकिन मुश्किल से। दूसरी कैंडल यह कहती है बायर्स ने मार्केट पर लगभग कब्जा कर लिया, कंट्रोल पूरा उनके हाथ में था। यही अंतर है दोस्तों बॉडी साइज। बॉडी सिर्फ में डायरेक्शन नहीं बताती, बॉडी कन्विक्शन बताती, कॉन्फिडेंस बताती है, एग्रेशन बताती है। और यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ कलर नहीं देखते, वे पूछते हैं बॉडी कितनी बड़ी है, विक कितनी बड़ी है, उसके बाद फिर जो है कंटेस्ट के साथ अपना डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझिए, मार्केट में हर कैंडल एक वोटिंग रिजल्ट की तरह है। बायर्स वोट दे रहे हैं, सेलर्स भी वोट दे रहे हैं, दिन खत्म होने तक रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट बहुत क्लोज है, बहुत छोटी बनी है, और अगर एक साइड ने पूरी तरह डोमिनेट किया है तो बड़ी बॉडी बनेगी। यानी बड़ी बॉडी का मतलब होता है कि लड़ाई एक तरफा होगी। जैसे ग्रीन बड़ी बॉडी का मतलब है कि बायर्स ने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया, उसी तरह रेड बड़ी बॉडी का मतलब है कि सेलर्स ने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया। कल्पना कीजिए कि मार्केट ₹100 से ओपन हुई, 100 रुपया पे ओपन हुई, और बायर्स लगातार खरीदते रहे और सेलर्स रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन बायर्स नहीं रुके। फिर प्राइस 102, फिर 104, फिर 106, फिर 108, फिर अंत में 110 तक पहुंच गई। दिन खत्म हुआ, मार्केट 110 पर क्लोज हुई। तो यह केवल प्राइस मूवमेंट नहीं है, मार्केट साइकोलॉजी है, या कॉन्फिडेंस है, या एग्रेसिव बाइंग है, डिमांड की ताकत है। यही कारण है कि एक लंबी ग्रीन बॉडी प्रोफेशनल ट्रेडर्स का ध्यान ज्यादा खींचती है। लेकिन यहाँ एक गलती मत कीजिए, बड़ी ग्रीन बॉडी देखकर तुरंत बाय करना प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि हमें कंटेस्ट भी देखना होता है। अगर यह बॉडी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बीच बनी हो तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। अगर यह बॉडी मेजर रेजिस्टेंस के पास के ठीक नीचे बनी हो तो स्थिति अलग हो सकती है। यह बॉडी किसी न्यूज इवेंट की वजह से बनी हो तो उसका अर्थ अलग होगा। यह बॉडी साइज, यानी बॉडी साइज तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ कंटेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बॉडी महत्वपूर्ण है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, लार्ज रेड कैंडल की तरफ। ठीक है, हमने जो है ग्रीन कैंडल को देख लिया, ग्रीन कैंडल की बॉडी साइज। अब लार्ज कैंडल की बॉडी साइज पे बात करते हैं। मान लीजिए मार्केट 110 पर ओपन हुई और 100 पे क्लोज हुई। दिन भर सेलर्स हावी रहे, बायर्स ने कोशिश की लेकिन कंट्रोल वापस नहीं ले पाए। यह सिर्फ गिरावट नहीं है, यह एक सेलिंग डोमिनेंस है, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही पढ़ता है दोस्तों। वह केवल प्राइस नहीं देखता, वह डोमिनेंस देखता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण कन्वर्सेशन है, महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कि कई बार मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है और फिर अचानक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है। तो ये रेड कैंडल क्या कहती है? यह कहती है कि सेलर्स अचानक सक्रिय हो गए हैं, कुछ बदल रहा है, सेंटिमेंट बदल रहा है, कंट्रोल बदल रहा है। यानी कैंडल्स अक्सर मार्केट में किसी महत्वपूर्ण बदलाव का सूचक होते हैं। अब एक सिनेरियो देखते हैं, स्मॉल बॉडी। हमने जो है बिग बॉडी का एग्जांपल देख लिया, ग्रीन बिग ग्रीन बॉडी और बिग रेड बॉडी, दोनों का एग्जांपल देख लिया। अब हम लोग समझेंगे स्मॉल बॉडी क्या बताता है। यह बिगिनर्स द्वारा सबसे बड़ी गलती समझे जाने वाली चीजों में से एक है, क्योंकि अधिकांश लोग सोचते हैं छोटी कैंडल का महत्वहीन कैंडल। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर किसी भी कैंडल को
इग्नोर नहीं करते हैं, वो हर कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं और इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग बहुत सीरियसली समझते हैं कि छोटी बॉडी हमें क्या बताती है। ठीक है, ट्रेडिंग में दोस्तों इनडिसीजन भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंड में नहीं रहता है, कई बार मार्केट सोच रही होती है, निर्णय बना रही होती है, एनर्जी जमा कर रही होती है, और स्मॉल बॉडी अक्सर उसी प्रतिक्रिया या क्रिया का हिस्सा होती है। मान लीजिए मैच मैच बॉक्सिंग मैच हो रहा हो, ठीक है, और एक राउंड में एक बॉक्सर लगातार अटैक कर रहा है और दूसरा केवल बचाव कर रहा है, तो यह लार्ज बॉडी जैसा है, डोमिनेंस। दूसरे राउंड में दोनों बॉक्सर बराबरी पर लड़ रहे हैं, कोई स्पष्ट बढ़त नहीं है, और ये स्मॉल बॉडी जैसा जो है, इंडिसीजन, बैलेंस। दोनों ही इंफॉर्मेशन है और दोनों ही जरूरी है। अब मैं आपको पावरफुल क्वेश्चन देता हूं कि जब आप कभी किसी कैंडल को देखें तो अपने आप से पूछिए इस कैंडल का रिजल्ट क्या है, और दूसरा सवाल पूछिए रिजल्ट कितनी आसानी से हासिल हुआ, इसमें डोमिनेंस किसका था। यही दूसरा सवाल है, बॉडी साइज। ये दूसरा सवाल का जवाब में बॉडी साइज से मिलता है दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग केवल जीत महत्वपूर्ण नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है कि जीत कितनी निर्णायक थी, और यही कैंडलिस्टिक बॉडी हमें बताती है। आज आपने 3 महत्वपूर्ण बातें सीख ली है दोस्तों। ओपन बॉडी ओपन और क्लोज का रिलेशनशिप बताती है। दूसरी, लार्ज बॉडी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बताती है, और स्मॉल बॉडी इनडिसीजन या बैलेंस दिखाती है। लेकिन कहानी अभी दोस्तों पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कई बार बॉडी छोटी होती है लेकिन कैंडल बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार बॉडी बहुत बड़ी होती है लेकिन इंफॉर्मेशन कहीं और छुपी होती है। कहाँ? विक्स में। ठीक है, इसे शैडो भी कहते हैं कुछ लोग। आपने जो है कैंडल के ऊपर नीचे देखा होगा, एक लकीर से बनी रहती है, उसे ही हम लोग विक्स कहते हैं। और अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कैंडल स्टिक के सबसे अंडर एस्टिमेटेड कंपोनेंट को, विक्स को, जो ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि कई बार विक्स बॉडी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, कई बार विक्स बॉडी से ज्यादा बड़ी हो जाती है, कई बार विक्स बॉडी से छोटी रहती है, लेकिन इंफॉर्मेशन बॉडी से ज्यादा दे रही होती है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिजेक्शन को गंभीरता से लेते हैं दोस्तों। विक्स रिजेक्शन का प्रतीक होता है। ठीक है, चाहे ऊपर वाली विक हो चाहे नीचे वाली विक। और कैसे सिर्फ एक विक्स आपको बता भी सकती है कि मार्केट में फियर बढ़ रहा है या कॉन्फिडेंस। यहीं से प्राइस एक्शन की असली गहराई चालू होती है, और यहीं से आप कैंडल को देखना नहीं उसे समझना शुरू करेंगे। अब तक हमने सीखा कि कैंडलस्टिक की बॉडी कैसे बनती है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को कैसे समझना चाहिए, छोटी बॉडी और बड़ी बॉडी का क्या महत्व है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको कैंडलस्टिक का वो हिस्सा दिखाने वाला हूं जिसे अधिकांश ट्रेडर नजरअंदाज कर देते हैं, और कई बार यही हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन छिपाए बैठा होता है। मैं बात कर रहा हूँ विक्स की, अपर विक्स, लोअर विक्स। इसे शैडो भी कहते हैं, आप चाहे जो भी नाम दे दीजिए, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बस आपको दिखने आना चाहिए कि विक्स को कैसे पढ़ना है और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति आपको सिर्फ यह बता दे क्रिकेट मैच में भारत जीत गया, ठीक है, तो आपको क्या पूरी कहानी समझ में आएगी? नहीं। आप जानना चाहेंगे कि किस समय कितने विकेट गिरे, मोमेंटम क्या था, कहाँ जो है क्रिकेट भारत के पाले में आया, कहाँ दूसरे पक्ष के लोगों ने चूक किया, टर्निंग पॉइंट कौन सा था, किस ओवर में मैच पलटा। ये सब चीजें जो है हमें जानने की इच्छा होती है। ठीक है, बॉडी हमें दोस्तों उसी तरह से फाइनल स्कोर बताता है, लेकिन विक्स हमें जो है टर्निंग पॉइंट बताती है। और ट्रेडिंग में टर्निंग पॉइंट्स हमेशा फाइनल रिजल्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक बात समझिए कि मार्केट जब कोई हाई बनाती है तो वह केवल नंबर नहीं होता, वह एक साइकोलॉजिकल इवेंट होती है। जब मार्केट लो बनाती है, वो भी एक नंबर नहीं है, वो भी एक साइकोलॉजिकल इवेंट है। ठीक है, और विक्स हमें यही साइकोलॉजिकल इवेंट दिखाती है। अब पहले हम लोग समझते हैं कि अपर विक की साइकोलॉजी। ठीक है, कल्पना कीजिए मार्केट 100 पर ओपन हुई और बायर्स पूरे जोश में थे, प्राइस ऊपर जाती है पहले 101, 102, 104, 106, 108, 110 तक। अब तक सब कुछ शानदार लग रहा है, लेकिन अचानक कुछ बदल जाता है, सेलर सक्रिय हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है, और सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस 110 से गिरकर 103 पर क्लोज होती है। अब चार्ट क्या बनेगा? एक लंबी अपर वीक बनेगी दोस्तों, और यही वीक एक बेहद महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे रही है। मार्केट ने 110 तक जाने की कोशिश की, लेकिन हायर प्राइस एक्सेप्ट नहीं किए गए। ध्यान दीजिए, यह इंफॉर्मेशन बॉडी नहीं दे रही है, बॉडी केवल यह कह रही है मार्केट 100 पे ओपन हुई थी और 103 पर क्लोज हुई। लेकिन वीक कह रही है कि मार्केट ने 110 को रिजेक्ट किया, 108 को रिजेक्ट किया, 106 को रिजेक्ट किया, और 104 को रिजेक्ट किया, इसीलिए मार्केट 103 पे क्लोज हुई। ठीक है, वीक बता रही है कि रुको, ये ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद है, ऊपर सप्लाई मौजूद है, वहां सेलर बैठे हैं, यहाँ एग्रेसिव सप्लाई आ रही है। और यही प्रोफेशनल इंसाइट है दोस्तों। एक कैंडल स्टिक आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, उसका ये एक जो है एग्जाम्पल है।
अपर वीक लंबी होना ये दिखाता है कि ऊपर रिजेक्शन मौजूद है। अगर बायर्स वास्तव में स्ट्रांग होते तो प्राइस 110 से वापस 103 पर नहीं आती। और इसीलिए बड़ी वीक कई बार यह संकेत देती है कि बायर्स की ताकत उतनी नहीं है जितनी दिख रही थी। यही कारण है प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपर वीक्स पे बहुत ध्यान देते हैं। हम लोग लोअर वीक्स की साइकोलॉजी समझते हैं इसके विपरीत। अब कल्पना कीजिए कि मार्केट 110 पर ओपन हुई और सेलर्स वहां से उसको नीचे धकेलने लगते हैं। मार्केट 98 पे गई, 96 पे गई, 94 पे गई, 92 पे गई और 90 पे क्लोज हुई। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है मार्केट टूट जाएगी, लेकिन अचानक बायर्स आते हैं, एग्रेसिव बाइंग चालू होती है, डिमांड बढ़ती है, प्राइस 90 से वापस 98 तक पहुंच जाती है। अब चार्ट क्या बनेगा दोस्तों? ठीक है, अब चार्ट पे बनेगा एक लंबी लोअर वीक। ठीक है, और यह वीक क्या बता रही है कि लोअर प्राइसेस रिजेक्ट कर दिए हैं। बायर्स ने कहा 90 पे हमें वैल्यू दिख रही है, 92 पे हमें वैल्यू दिख रही है, 94 पे हमें वैल्यू दिख रही है, 96 पे हमें वैल्यू दिख रही है, और मार्केट 98 पे क्लोज हुआ। तो लोअर वीक हमें बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाती है। जैसे अपर वीक हमें सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखाती है, उसी तरह से लोअर वीक हमें बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाती है। आप ये बात समझ गए होंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है कि जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं, रिजेक्शन। अगर आपको प्राइस सीखनी है तो रिजेक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में हर महत्वपूर्ण मूव किसी न किसी रिजेक्शन से शुरू होता है। अप ट्रेंड शुरू होने से पहले लोअर प्राइस को रिजेक्ट किया जाता है, और उसी तरह डाउन ट्रेंड शुरू होने से पहले हायर प्राइस को रिजेक्ट किया जाता है, और वीक हमें यही रिजेक्शन बताता है। इसीलिए वीक इतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वीक हमें एविडेंस देता है। मैं आपको एक प्रोफेशनल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए स्टॉक पिछले कई दिनों से गिर रहा है, लोअर लो, हर दिन सेलिंग प्रेशर, हर दिन नेगेटिव सेंटीमेंट, और फिर अचानक एक दिन लंबी लोअर वीक बनती है। अब मार्केट का ट्रेंड तुरंत बदल गया नहीं, लेकिन कुछ अलग हो रहा है, यह हमें जरूर पता चल रहा है। यहाँ अब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, यह पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ बायर्स ने पहली बार इंटरेस्ट दिखाया है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स वीक्स को सिग्नल नहीं मानते, वीक्स को एविडेंस मानते हैं। एविडेंस की मार्केट में कुछ बदल रहा है। इसीलिए दोस्तों, बॉडी रिजल्ट है, वीक जर्नी है। अब एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, दो कैंडल्स बिल्कुल एक जैसी बॉडी रख सकती है, लेकिन अगर उसकी वीक्स अलग है तो अलग अलग सिग्नल देगी, और इसी वजह से उसका मीनिंग भी बदल जाता है। यानी बॉडी रिजल्ट है, वीक जर्नी है, बॉडी आउटकम है, और वीक साइकोलॉजी। बॉडी कहती है क्या हुआ, और वीक कहती है कैसे हुआ, और इस ट्रेडिंग में कैसे हुआ कई बार क्या हुआ से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। अब एक प्रोफेशनल माइंडसेट सीखिए कि जब भी कोई कैंडल आप देखिए, आप 3 सवाल पूछिए। पहला, मार्केट कहाँ तक गई? दूसरा, मार्केट वहां टिक पाई या नहीं? तीसरा, अगर नहीं टिक पाई तो इसे किसने वापस धकेला, किसने रिजेक्ट किया? इस तीनों का सवाल जो है जवाब दोस्तों आपको कैंडल स्टिक में मिल जाएगी। बॉडी या और वीक आपको ये जवाब देती है। यही कारण है कि दोस्तों कैंडल स्टिक इतनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाली चार्ट कही जाती है। अब इस चैप्टर को हम लोग समराइज कर लेते हैं। अब तक हमने समझ लिया है, अपर वीक हायर प्राइस का रिजेक्शन बताता है, लोअर वीक लोअर प्राइस का रिजेक्शन बताता है। ठीक है, वीक्स मार्केट की साइकोलॉजी बताती है। लेकिन अब एक और गहरी परत होती है दोस्तों कैंडल स्टिक में। ठीक है, कि क्योंकि बॉडी और वीक को अलग अलग नहीं पढ़ा जाता, दोनों साथ में पढ़ा जाता है। ठीक है, कभी बॉडी छोटी और लंबी वीक मिलकर रिवर्सल की कहानी बताती है, और कभी बड़ी बॉडी और छोटी वीक डोमिनेंस दिखाती है, कभी दोनों मिलकर कंफ्यूजन दिखाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि ओपन, हाई, लो और क्लोज क्या होता है। इन चारों डेटा पॉइंट से मार्केट साइकोलॉजी कैसे पढ़ी जाती है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैंडल्स को देखकर कुछ सेकंड में स्टोरी कैसे समझ लेते हैं, और क्यों साधारण कैंडल वास्तव में पूरा बैटल रिपोर्ट होते हैं, हम अगले पार्ट में सीखेंगे दोस्तों। और यहीं से आपकी कैंडल स्टिक रीडिंग बिगिनर्स लेवल से प्रोफेशनल लेवल्स की ओर बढ़ने लगी है। और आप अगर कैंडल स्टिक में और इंटरेस्टेड है तो मैं कैंडल स्टिक पे भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। तक हमने कैंडल स्टिक की एनाटॉमी समझ ली है, हमने बॉडी समझ लिया है, हमने वीक को समझा, हमने रिजेक्शन को समझा, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई को समझा। लेकिन अब समय आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ को जोड़ने का और फिर मार्केट को पढ़ने का। और यही कहानी है फाउंडेशन की, OHLC, मतलब ओपन, हाई, लो और क्लोज की। एक कैंडल स्टिक में ये चारों चीजें हमें दिखाने के लिए मिलती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। पहली नजर में यह बहुत साधारण लगता है, सिर्फ 4 नंबर, बस इतना ही। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस 4 नंबर को सही से पढ़ना सीख गए तो मार्केट साइकोलॉजी को हजारों ट्रेडर से बेहतर समझने लगेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको किसी क्रिकेट मैच के बारे में सिर्फ 4 बातें पता हो, मार्केट मैच कैसे शुरू हुआ, सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था, सबसे बुरा मोमेंट कौन सा था, मैच कैसे खत्म हुआ, तो क्या आप मैच की कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं या नहीं? तो उसका जवाब आप देंगे कि हाँ, लगा सकते हैं। मार्केट दोस्तों वैसे ही है। ठीक है,
ओपन, हाई, लो, क्लोज पूरे दिन की कहानी का समरी हमें बताता है। सबसे पहले बात करते हैं ओपन की। ओपन दिन की शुरुआत की प्राइस होती है दोस्तों, सब जहां मार्केट खुलती है। तो सबसे पहला ट्रेड जिस प्राइस पे होता है वही ओपन कहलाता है। अब अधिकांश बिगिनर्स को यह इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं देते, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इसे देते हैं। क्यों? क्योंकि ओपन अक्सर मार्केट सेंटीमेंट की पहली झलक होती है। आपने कई बार देखा होगा, मार्केट कई बार गैप अप ओपन होती है, इसका मतलब है कि ओवरनाइट ऑप्टिमिज्म था। और कई बार मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो मार्केट ओवरनाइट में फियर था। ओपन हमें बताता है कि मार्केट ने दिन की शुरुआत किस मानसिक स्थिति में की है, और यही साइकोलॉजी की पढ़ने की पहली सीढ़ी है। आपको एक पहली इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर गैप अप ओपन हुई है कोई भी कैंडल, तो इसका मतलब है कोई मार्केट गैप अप ओपन होने का कि ऑप्टिमिज्म ज्यादा है। ठीक है, गैप डाउन हुई है मतलब फियर ज्यादा है। ठीक है, अब दोस्तों हाई क्या बताती है? ठीक है, हाई बताती है हाईएस्ट प्राइस पे। ठीक है, बायर्स कितनी दूर तक मार्केट को ले जाने में सफल रहे हैं। ठीक है, जैसे मार्केट सुपर ओपन हुई और 120 तक गई। मार्केट को बायर्स ने एक समय में मार्केट को 20% ऊपर धकेल दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि हाई क्या था, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मार्केट कहां तक टिक पाए। ठीक है, क्योंकि हाई केवल अचीवमेंट नहीं है, हाई एक टेस्ट है, और यही महत्व की बात है कि मार्केट उस टेस्ट में पास हुई या फेल। अब लोज क्या बताता है दोस्तों? लो बताता है कि सेलर प्राइस को ओपन होने के बाद कितनी लो तक खींच पाए, सप्लाई कितनी ज्यादा थी। ठीक है, सेलर्स कितनी दूर तक कंट्रोल लेने में सफल रहे। अगर सेलर 100 से प्राइस को नीचे गिराकर 185 तक ले गए, इसका मतलब वो हो गया कि किसी समय सेलर्स का दबदबा था, स्टॉक में 15% गिरावट हुई। लेकिन वही सवाल, मार्केट क्या वहां टिक पाई? बायर्स वहां वापस आए। लो हमें फेयर का स्तर दिखाता है दोस्तों, हाई हमें ग्रीड का स्तर दिखाता है, और यही मार्केट साइकोलॉजी की दिलचस्प बात है। अब अंतिम फैसला, अब आते हैं डाटा पॉइंट पे, क्लोज। ठीक है, हमने देखा ओपन, हाई, लो। अब हम लोग बात करेंगे क्लोज, क्योंकि दिन के अंत में मार्केट जो अंतिम फैसला दिया उसे हम लोग क्लोज में दिखाएंगे। इसलिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर क्लोजिंग प्राइस को कम महत्व देते हैं। हम लोग कैंडल इंडिकेटर भी लगाते हैं तो क्लोजिंग प्राइस को ही ज्यादा जो है महत्व देते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन की लड़ाई के बाद यही फाइनल वर्डिक्ट होता है। दिन भर लीडरशिप बदल रही है, मोमेंटम बदल रहा है, कंट्रोल बदल रहा है, और क्लोजिंग बेल बजने के समय कौन कंट्रोल में था यह क्लोज बताता है। और यही इसी क्लोज को OHLC का सबसे महत्वपूर्ण डाटा पॉइंट माना जाता है। ओपन, हाई, लो, क्लोज का सबसे महत्वपूर्ण डाटा पॉइंट माना जाता है। एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए प्राइस ओपन हुई 100 पे, हाई गई 120, लो गई 95। ठीक है, और क्लोज हुई 118। अब ये कैंडल हमें क्या बता रही है? ये कैंडल हमें बता रही है बायर्स लगभग पूरे दिन कंट्रोल में रहे, प्राइस हाई के पास क्लोज हुई, मतलब बायर्स ने अपना मोमेंटम बनाए रखा, उन्होंने मार्केट को ऊपर धकेला और दिन के अंत तक कंट्रोल उनके पास रहा। यह स्ट्रेंथ की कहानी है दोस्तों, यह कॉन्फिडेंस की कहानी है, और यह डिमांड की कहानी। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं रिजेक्शन वाला। ठीक है, मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ 100, हाई गया 120, लो गया 119, सॉरी लो गया 95, और क्लोज हुआ 102। तो हाई वही है, लो वही है, ओपन वही है, लेकिन क्लोज बदल गया। जहां पिछली बार क्लोज हम लोग करा रहे थे 118 पे, इस बार हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं 102 पे। तो ध्यान दीजिए, क्लोज के बदलने से पूरी कहानी बदल गई। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है? बायर्स मार्केट को ऊपर तो ले गए, लेकिन कंट्रोल बनाए रख नहीं पाए। वहां सेलर्स वापस आ गए और सेलर ने कंट्रोल कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, हायर्स प्राइस रिजेक्ट हो गए। यानी केवल क्लोज बदलने से पूरी साइकोलॉजी बदल गई। ठीक है दोस्तों, यही प्रोफेशनल रीडिंग है, आपको एक एक चीज को जोड़ के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैंडल देखकर प्राइस नहीं पढ़ते, वे कंट्रोल पूछते हैं। ठीक है, कंट्रोल जानना इसलिए जरूरी है कि अगर बायर्स के पास कंट्रोल है तो हम बाई की तरफ जो है ट्रेड लेंगे, अगर सेलर्स के पास कंट्रोल है तो हम सेल की तरफ ट्रेड लेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वे पूछते हैं, एक जो है ट्रेडर के लिए यह जानना जरूरी होता है कि शुरुआत किसने जीती, बीच में किसके कंट्रोल था, और मार्केट क्लोज तक किसके पास कंट्रोल था। और ये तीनों का जवाब हमें दोस्तों ओपन, हाई, लो, क्लोज से मिल जाता है, यानी OHLC से मिल जाता है। जब आप OHLC पढ़ना सीख जाते हैं तो कैंडल एक शेप नहीं रखती, वो एक स्टोरी बन जाती है, वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, मार्केट एक इलेक्शन की तरह है दोस्तों। ठीक है, कल्पना कीजिए एक इलेक्शन चल रहा है, सुबह पार्टी आगे है, दूसरी दोपहर में दूसरी पार्टी आगे चल रही है, शाम में तीसरी पार्टी मोमेंटम पकड़ लेते हैं, और आखिर में कौन जीतता है, फाइनल रिजल्ट में कौन आगे है, ये सब जानना जरूरी होता है। ठीक है, मार्केट भी ऐसी है, दिन भर लीडरशिप बदलते रहता है। यहाँ ये है बस दो ही कंटेंडर है, बायर्स और सेलर्स। ठीक है, और क्लोज हमें फाइनल वर्डिक्ट बताता है, और यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्लोजिंग बिहेवियर को महत्व ज्यादा देते हैं। कैंडल
कोई भी कैंडल दोस्तों वास्तव में एक बैटल रिपोर्ट है। जब अब तक आपने कैंडल स्टिक को शायद ही एक स्ट्रिप की तरह देखा होगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप इसे बैटल के रूप में देखें। ठीक है, ओपन जहां लड़ाई शुरू हुई, हाई जहां तक बायर्स पहुंच पाए, लो जहां तक सेलर पहुंचे, और क्लोज दिन खत्म होने तक कौन कंट्रोल में रहा, इसकी कहानी। और यही चार डेटा पॉइंट पूरे दिन की मार्केट साइकोलॉजी बता देते हैं दोस्तों। यही कारण है कि हम लोग जो है लाइन चार्ट नहीं देखते, कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये ह्यूमन बिहेवियर बताता है, ये फियर दिखाता है, ये ग्रीड दिखाता है, या बायर्स और सेलर का कॉन्फिडेंस दिखाता है, पैनिक दिखाता है। और ये सब दोस्तों छिपा होता है ओपन, हाई, लो, क्लोज में। अब हम इस चैप्टर को दोस्तों समराइज करते हैं। आज हमने चार महत्वपूर्ण बातें सीखी। ठीक है, पहली, ओपन हमें शुरुआती सेंटीमेंट बताता है। दूसरी, हाई हमें बायर्स की रीच बताता है। तीसरी, लो हमें सेलर्स की रीच बताता है। चौथी, क्लोज हमें फाइनल वर्डिक्ट बताता है। और ये चारों डाटा पॉइंट जो हम साथ पढ़ते हैं तो एक साधारण कैंडल मार्केट साइकोलॉजी की पूरी कहानी बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग दोस्तों सीखने वाले हैं, अगर कैंडल इतनी इंफॉर्मेशन दे सकती है तो क्या 1 मिनट का की कैंडल, डेली चार्ट की कैंडल एक जैसी कहानी बताती है? क्या सभी टाइम फ्रेम समान महत्व रखते हैं? क्या कौन सा टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है? और क्यों अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स टाइम फ्रेम की गलती कारण वजह से सेटअप भी खराब कर देते हैं और सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज होने के बावजूद भी लॉस कमाते हैं? हम अगले चैप्टर में टेक्निकल एनालिसिस का को सबसे गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट में से एक को समझेंगे, टाइम फ्रेम्स। कैसे, कौन से जो है टाइम फ्रेम से हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस गलत नहीं है, कैंडलस्टिक गलत नहीं है, मार्केट साइकोलॉजी गलत नहीं है। गलत है तो ये कि हम उसे कैसे ट्रेड कर रहे हैं, हम क्या इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और क्या उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम डिसीजन ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम में दोस्तों हम लोग 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, डेली और वीकली चार्ट अलग अलग कहानी बताते हैं। ये हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे। और यकीन मानिए टाइम फ्रेम समझने के बाद आपका चार्ट देखने का नजरिया बदलने वाला है। ठीक है, आपने इस वीडियो को में बहुत कुछ सुना, सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।